यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिली है, मौका दिया गया। दरअसल इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी ने राज्य में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की, ताकि 2027 की राह और आसान की जा सके। दरअसल इसका मकसद अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाना माना जा रहा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को भारी सफलता मिली थी। लिहाजा मतलब साफ है कि सीएम योगी का जोर राज्य में सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के जरिए वोट बैंक को साधना है, ताकि वो राज्य में हैट्रिक लगा सके। यूपी में 2022 में दूसरी बार सीएम योगी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद रविवार को दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें 6 मंत्री योगी कैबिनेट में पहली बार शामिल किए गए, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। योगी सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। इस तरह योगी कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या अब 60 हो गई है। यह कैबिनेट विस्तार राज्य विधानसभा के कुल 403 सीटों के आधार पर निर्धारित 15% की अधिकतम संवैधानिक सीमा तक पहुंच गई है। ऐसे में इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार कहा जा रहा है। तो सीएम योगी ने मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के प्रमोट किए गए। सीएम योगी की कैबिनेट में मंत्रिमंडल में वहीं 6 नए चेहरों को शामिल किया गया। कुल मिलाकर 8 मंत्री बने हैं, जिसमें यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल है, जो राज्य में जाट चेहरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी जाट वोट बैंक पर गहरी पकड़ मानी जाती है और वो पहले पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2016 में पहली बार एमएलसी बने और 2022 में दोबारा विधान परिषद बने। इसके बाद मनोज कुमार पांडे को भी योगी कैबिनेट में जगह मिली है। पांडे पहले समाजवादी पार्टी में थे और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012-2017 तक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अयोध्या में बाईपोल हुआ था, उसके पहले पार्टी में ज्वाइन करवाया गया और 2024 में बीजेपी में शामिल हुए। जितेंद्र प्रसाद के केंद्र में भी मंत्री बनने के बाद योगी कैबिनेट में ब्राह्मण कोटे से एक पद खाली था और जिसे मनोज पांडे के लिए भरा गया। ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी को दूर करने के लिए मनोज पांडे को मंत्री बनाना अहम माना जा रहा। वहीं हंसराज विश्वकर्मा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं, बीजेपी नेता हैं और यूपी के विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी भी हैं। वो अति पिछड़ा वर्ग से पार्टी का चेहरा है, जबकि कृष्णा पासवान यूपी के फतेहपुर जिले के खागा सुरक्षित सीट से लगातार 3 बार से विधायक हैं। वो पासी समाज से आते हैं और यूपी के बुंदेलखंड और कानपुर क्षेत्र में दलित वोट बैंक और महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में इनका अहम योगदान माना जाता है। और अगर बात करें सुरेंद्र दिलेर की, तो अलीगढ़ जिले के खैर यानी 80 सीट से विधायक है। वो दलित वर्ग के वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मंत्री बनाना पश्चिम यूपी में दलित मतदाताओं को साधने और विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा। जबकि मंत्री कैलाश राजपूत लोधी समाज से आते हैं। वो कन्नौज जिले के तिरवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो लोधी राजपूत समुदाय के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और कन्नौज, कानपुर देहात और आसपास के मध्यांचल क्षेत्रों में वोटरों पर इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल विस्तार के अंतर्गत 6 नए चेहरों को जहां मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वहीं योगी सरकार में 2 राज्य मंत्री जिन्हें प्रमोट करते हुए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी एजेंडा सेट करने की एक बड़ी कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए काट को ठीक तरीके से काटा जा सके और यही कारण है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरे और 2 जिनका प्रमोशन किया गया है, उन 8 लोगों में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वह पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को दी गई है। वहीं दलित समाज की प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2 चेहरे दलित समाज से आने वाले हैं, जिनमें एक पासी बिरादरी तो एक दलित समाज में वाल्मीकि बिरादरी से आने वाले नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सवर्ण की बात की जाए तो सिर्फ डॉक्टर मनोज पांडे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है।
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के आधार पर समाजवादी पार्टी को बड़ी सियासी सफलता मिली थी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार परेशान हो रही थी। अखिलेश यादव के पीडीए काट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से लेकर संगठन तक तमाम प्रयास किए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को बड़ा तवज्जो दिया जा सके, और यही कवायद इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिली है। अगले सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन का पुनर्गठन होना है, और उसमें भी 2027 की चुनावी रणनीति और अखिलेश के पीडीए की काट की एक बड़ी कवायद देखी जा सकेगी। तो यूपी के डिप्टी सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मंत्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य के विकास में इनकी भूमिका अहम होने वाली है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, और अब हमारा जो मंत्रिपरिषद है पूर्ण हो गया है, और यह पूर्ण मंत्रिपरिषद और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी से सेवा करेगी। मंत्रिमंडल के अपने सभी नए सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश हमारे नए मंत्रियों के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो वहीं योगी कैबिनेट के विस्तार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। उन्होंने कहा कि उधर से यानी दिल्ली से पर्ची आती है, यहां तो महज पढ़ी जाती है। बीजेपी राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया। हम तो यही मानते हैं कि मूल रूप से व्यक्ति नहीं, उसका लालच लोभ ही बुरा होता है, जो धीरे धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है, और इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। और ये बात हुई योगी कैबिनेट के विस्तार की, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि योगी कैबिनेट के विस्तार के मायने क्या हैं। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से कैबिनेट एक्सपेंशन को अहम माना जा रहा। सीएम योगी ने राज्य में नए मंत्रियों के जरिए पीडीए की रणनीति साधने की कोशिश की, और मंत्री में 3 ओबीसी, 2 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण समुदाय से रखे गए। इसके लिए अब यूपी के जाति समीकरण को समझने की आवश्यकता है। तो यूपी में 2% जाट आबादी है, लेकिन पश्चिम यूपी की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 17% है, जो 40 से 50 सीटों पर असर डालते हैं। वहीं ब्राह्मण की आबादी 13% है, जिनका असर करीब 100 सीटों पर है। ऐसे ही पासी समाज की आबादी 16%, जिनका प्रभाव करीब 70 सीटों पर है। वैसे ही वाल्मीकि समाज राज्य में 3.5%, 20 सीटों पर असर डालते हैं। विश्वकर्मा समाज 5% है, जो करीब 25 विधानसभा सीटों पर प्रभावी है। अगर बात करें लोधी समुदाय की, तो राज्य में 8% इनकी आबादी है, जो करीब 70 सीटों पर असर डाल सकती है। ऐसे में इसे सीएम योगी के सोशल इंजीनियरिंग को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, और अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को साधने की कोशिश भी है। अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। यूपी की जनसंख्या के मुताबिक पीडीए का वोट बैंक राज्य की कुल आबादी का करीब 80% या 85% हिस्सा कवर करता है, जिसमें पिछड़ा यानी कि ओबीसी 45 से 52%, जबकि दलित आबादी 21% के करीब है। और इसमें जाटो और गैर जाटो जैसे पासी, कोरी, वाल्मीकि समुदाय भी है। वहीं अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी करीब 19 से 20% है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसी फॉर्मूले को अपनाकर राज्य में भारी सफलता हासिल की थी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में सीएम योगी ने इस बार पहले से सतर्क हैं वो, और उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को मात देने के लिए माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को अहमियत दी है। सीएम योगी ने न केवल दलित की बात की है, बल्कि उनके भीतर की उपजातियों जैसे पासी, वाल्मीकि, विश्वकर्मा, पाल को मंत्रिमंडल में जगह देकर सीधे उन्हें गौरव से जोड़ा है। बात पीडीए से ज्यादा महत्वपूर्ण अंत्योदय का है, अंत तक जाना। उस कार्यकर्ता को जिसको एमएलसी बन गया और लोगों को पता नहीं था, विश्वकर्मा जी आज वो मंत्री बन गए, और हमारे आंख के सामने ये लोग कितनी मारी जाती थी, जैसे सुषमा खरकवाल लखनऊ की मेयर या कृष्णा पासवान जी, ये लोग संघर्षों के प्रतीक हुआ करते थे। ये उनका प्रतिफल मिलना इनको आज, ये कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ को मजबूत करेगा। कार्यकर्ता लड़ेगा मेहनत से, किसको क्या हो जाए, ये बड़ी बात हो गई। और ये संदेश देने में योगी आदित्यनाथ कामयाब हो गए कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पल कुछ भी बड़ा हो सकता है। देखिए, ये मंत्रिमंडल का विस्तार केवल दिखावटी बनावटी है। इसमें जितने भी लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, ये केवल और केवल अपना काम करने वाले लोग हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है,
जनता के सुख दुख में रहने वाले लोग नहीं है। पूरी तरीके से दिखावटी है, बनावटी मंत्रिमंडल। तो बहरहाल समाजवादी पार्टी के पीडीए मॉडल की धार को कम करने के लिए बीजेपी ने गैर यादव, पिछड़ों और दलितों को विस्तार के जरिए सत्ता में हिस्सेदारी देकर समाजवादी पार्टी के नैरेटिव को कुंद करने की कोशिश की है। ऐसे में यूपी की दोनों पार्टियों के नैरेटिव को समझाते हैं आपको। साफ है, यूपी में बीजेपी अपने साथ हिंदू समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सत्ता में भागीदारी को प्राथमिकता देने की बात कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही। समाजवादी पार्टी संविधान बचाने की बात करके बीजेपी को घेरना चाहती है, जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही और यूपी में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने का दावा करती है। ऐसे में सीएम योगी ने दूसरे कैबिनेट विस्तार के जरिए 27 की सियासी बिसात बिछा दी है और इसका क्या असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन सीएम योगी ने 2027 के लिए रोड मैप तैयार कर दिया है और आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सबसे परिचय करवाते हैं, उसके बाद सीधे सवालों की तरफ रुख करेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक सोनकर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों के पास बारी बारी से आएंगे, तीनों लोगों का स्वागत है। तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश जी हमारे साथ हैं, दीपक सोनकर साहब मौजूद है, राहुल लाल जी मौजूद है। शुरुआत करते हैं दीपक सोनकर जी आपसे ही। जो सरकार की कोशिश थी और इस पर कहा जा रहा है कि ये जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधने की आप लोगों ने कोशिश की और जाहिर सी बात एक प्रभाव था समाजवादी पार्टी के पीडीए का, जिसको तोड़ने के लिए आप लोगों को मजबूर होना पड़ा। क्या जवाब देंगे? अखिलेश का रिएक्शन जो आया है उस पर भी आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले ये बताइए कि जो आरोप इस वक्त लग रहे हैं, जो सवाल दागे जा रहे हैं कि मजबूर होकर आप लोगों ने यह कदम उठाया है। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी किसी के मजबूर होने पर और किसी के दबाव में आकर के काम करने वाली पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपने सिद्धांत, अपनी कार्य पद्धति उसके अनुसार ही काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र को सिद्ध करने के लिए यह प्रमाण दिया गया है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, आज उसका प्रमाण सामने जनता के आया है कि भारतीय जनता पार्टी हर तबके की चिंता करता है, हर वर्ग को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है और हर वर्ग को सशक्त बनाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के इस कैबिनेट के विस्तार में 6 नए मंत्रियों को और 2 मंत्रियों को प्रमोशन देने करके उनके नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कैबिनेट को पूर्ण किया गया है और निश्चित रूप में यह पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से लगातार सरकार ने 2017 से जनता के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त किया है, जनता ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को नेतृत्व देने का काम किया है, जनता को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। यह पूर्ण विश्वास है कि यह मंत्री भी जनता के विकास के साथ बढ़ के, उनकी मूलभूत सुविधाओं के साथ बढ़ के जनता की एक एक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कैबिनेट की पूरी टीम है, इस कैबिनेट की पूरी टीम को पूरा करने का कार्य किया है। और रही बात पीडीए की, कि पीडीए को तो देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। पीडीए है क्या? पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो केवल परिवार को डेवलपमेंट करने में लगती है। अगर समाजवादी पार्टी को पीडीए में इतनी चिंता है तो उस पीडीए में केवल पिछड़े समाज में यादव जाति के अलावा किसी और जाति को नेतृत्व दिया क्या? कभी उसको बढ़ाने का काम किया? इस दलित की जो बात करते हैं, उस दलित समाज में कितने दलितों को इन्होंने नेतृत्व दे दिया? नहीं, 37 लोकसभा सीटें जिताकर देश प्रदेश की जनता ने भेजा था सर। मैं आता हूं, तीनों मेहमानों के पास चलते हैं। ठीक है, पीडीए को लेकर अभी आप घेरिएगा, लेकिन एक सवाल तो लोग पूछ रहे कि जो आप दावा कर रहे, ये 4.5 सालों तक आखिर ये याद क्यों नहीं आई? जब 6 सीटें खाली थी, सबको मौका देना था, 6 सीटें तभी भर दी जाती। ये चुनाव के तहत ये पैतरा अपनाया गया है ताकि सबको एक मैसेज दिया जा सके कि सरकार आपके साथ खड़ी। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा। दीपक सोनकर जी, अब आपके पास नहीं, कपीश जी आपके पास आता हूं। ये जरा बताइए, अखिलेश यादव शायरी करने में लग रहा है कि ज्यादा माहिर है। वो कह रहे हैं बैठे बैठाए, मतलब कुछ तो काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से अंताक्षरी शुरू होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सरकार ये मैसेज देने में बड़े स्ट्रांगली कहा जाए कि इसको लेकर आगे बढ़ रही है कि पीडीए नहीं, बल्कि असल में जो सबके विकास की बात है वो सिर्फ सरकार और भारतीय जनता पार्टी करती है। इस नैरेटिव को कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग? देखिए संजय भाई,
नैरेटिव कभी हकीकत नहीं होता। और ये उत्तर प्रदेश की जनता समेत देश की जनता जान रही। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने बकायदा 4 ऐसी प्राइवेट कंपनियां, उसके बाद इनके लोकल इंटेलिजेंस, इनकी आईबी, ये सारे लग करके इनको सूचना दिए कि साहब आपके 95% विधायक और मंत्री के काम से जनता खुश नहीं है। और ये बकायदा पत्रिका और सारी चीजों पे छपा है, ये कोई हमारा अपना स्टेटमेंट नहीं। तो इन चीजों को कवर अप करने के लिए कि भाई हम अपना काला चेहरा कैसे सफेद करें, तो ले आओ कुछ निकम्मों के ताकत को कम करो, अपने यहाँ के कुछ मंत्रियों को, और कुछ को बना दो। भाई विदा की इस पावन बेला में आप इनका अभिनंदन कर रहे हैं। विदा की इस पावन बेला आप इनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरे भैया शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ का, क्योंकि जनता आपको स्मार्ट मीटर की तरह इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देगी। और आप स्मार्ट मीटर लगा के जो लूटे हैं वो धन वापसी समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद करा देगी। ये जान रही है उत्तर प्रदेश। और मैं तो एक बार ये पूछ रहा हूं कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। आपसे 56 आपके ब्राह्मण विधायक पूछ रहे हैं, जो आपके अपने कैडर के थे, जो आपके अपने प्रतिनिधि थे, जिनको आपने सामूहिक भोज करने पर नोटिस इशू किया था, वहीं क्षत्रिय समाज के विधायकों के करने पर नहीं किया था। मैं इसको रेखांकित करके हुए कह रहा हूं। उन विधायकों को आपने किनारे लगा दिया, और आप उन विधायक को, जिसको समाजवादी पार्टी ने अपनी पहचान खड़ा करने का पूरा मौका दिया, साथ दिया, जिसको मुख्य सचेतक बनाया, जिसने पीठ में छुरा भोंका, वो आज आपका अपना हो गया और आपके अपने गैर हो गए। आप उनको बनाए, बड़ा अच्छा काम। मतलब मनोज पांडे के जाने का दर्द अभी भी समाजवादी पार्टी को है। 27 में आपके पीठ पे देने मनोज पांडे के जाने का दर्द अभी भी समाजवादी पार्टी को है। बहुत पोल पट्टी लेकर गए हैं लग रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी, जिसने किसी को सींच के बड़ा किया हो, वो उसका कद खुद काम करने का काम नहीं करती। लेकिन समाजवादी सोच का व्यक्ति क्या एक दिन में दक्षिणपंथी हो जाएगा क्या? मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, जिन्होंने अपने विधायकों पर विश्वास नहीं किया, जो आज भी हमारे सिंबल पे चुनाव जीत करके पहुंचे हुए हैं, कमल के सिंबल पे नहीं पहुंचे हैं, जनता के साथ धोखा देने का नहीं, वो तो सही बात है, वो बात की बात है सर, जल्दी से बताइए। ये जो 6 चेहरे शामिल किए गए हैं, समाजवादी पार्टी की पीडीए पर असर पड़ेगा? 56 विधायक बता देंगे। आपका काउंटर तैयार किया गया है, आपके पीडीए का काउंटर तैयार किया गया, इस पर जल्दी से बोलिए ना सर। संजय भाई प्लान डेवलपमेंट एसेंस इनके पास सोच ही नहीं है। ये तो सोच ही नहीं सकते हैं, ये तो अपमानित करने वाले लोग हैं। महिला सम्मान में पूजा पाल के लिए कहे कि भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। अपमान तो कर दिया, पूजा पाल को क्यों नहीं दिया? 33% आप महिलाओं का सम्मान देने वाले लोग थे, तो एक पूजा पाल को क्यों नहीं बना दिया? उनको सम्मान दे करके उनको न्याय दे दिए होते। चलिए, लेकिन आप पीछे से सवाल का जवाब लेंगे, एक बार चलते हैं राहुल लाल जी के पास। आपको जवाब मिलेगा। थोड़ी मेरे पास समय की मजबूरी है, आप हमारी पिच पर आके खेल रहे हैं। समय की मजबूरी है संजय भाई, ये हमारी पिच पे खेलते हैं। हाँ, आता हूं, मैं दोबारा आता हूं। पूजा पाल तो आप ही से नाराज, मतलब आपकी पार्टी से नाराज होकर गई थी, और आज अगर उनको मंत्री पद नहीं मिला तो आप लोग जो है कि बड़े सिंपैथाइजर बन रहे हैं। ठीक है राहुल लाल जी, ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से कार्ड खेला गया है, कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण दोनों को साथ लिया गया, और जाहिर सी बात है कि 27 वाला चुनाव बहुत करीब है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस चुनाव को कमजोर नहीं होना चाहती, गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि 24 में अगर कुछ गलतियां हुई थी और उन गलतियों को दोहराना नहीं है, ये संगठन मानकर चल रहा। इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये चेहरे प्रभाव डाल पाएंगे, अखिलेश के पीडीए का काउंटर बन पाएंगे, या इसके पीछे की रणनीति क्या है? संजय जी देखिए, आपको याद करना पड़ेगा कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार कब हुआ था। इसके पहले कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनाव के पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में एक सवाल तो ये उठ ही रहा है संजय जी, कि अगर 5 मार्च 2024 के बाद आपको 6 नई सीटों पर अगर भर्ती करनी थी, 6 नए मंत्री बनाने थे, तो फिर कार्यकाल के अंतिम समय के दौर का इंतजार क्यों किया गया? नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए,
भारतीय जनता पार्टी जिस ठसक के लिए उत्तर प्रदेश में जानी जाती थी और हम लोगों को लग रहा था कि असम और पश्चिम बंगाल के प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में वो अपने ढंग से राजनीतिक बिसात बिछाएगी, वो तो यहाँ पे पीडीए का प्रत्युत्तर देने में लगी हुई है। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि पीडीए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आज उनके मंत्रिमंडल विस्तार में एकदम पीडीए जो है कि चिक चिक के सामने में आ रहा है। अरे सर 24 एग्जाम्पल बन गया ना, इसीलिए 24 में झटका लग गया ना, इसीलिए बनारस में प्रधानमंत्री संजय जी, बनारस में प्रधानमंत्री जी बड़े मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीत पाए थे। 3 मंत्री बनारस से पहले से ही थे। अब बनारस से चौथा मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी को भी बनाया गया है। तो ये डर भी दिख रहा है हमें दिख रहा है पश्चिमी यूपी में, क्या इन्हें अपने सहयोगी अपना दल पे भरोसा नहीं है? जो संगठन से फिर से भूपेंद्र चौधरी जी को इन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री इनको बनाना पड़ा है, तो जाट वोट क्या दुष्यंत इनके अपने सहयोगी दलों के माध्यम से नहीं आने वाला था? तो यहाँ पे एक डर की स्थिति दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 17 और 19 में जिस तरह से मजबूत पारी के साथ इलेक्शन लड़ते हुए जैसे दिख रही थी, वैसे नहीं दिख रही है। ये केवल समाजवादी पार्टी का एक उत्तर देने वाला अंदाज नजर आ रहा है हमें। नहीं तो बनारस से सोचिए 4 मंत्री बनारस से बनाने का क्या ही तुक हो सकता था। कपीश भाई इसका जवाब दीजिए। डर की स्थिति है ये पूर्वांचल। आप 2 लोग उनको घेर रहे हैं, कपीश भाई इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए राहुल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो इस विस्तार में एक बात कहूंगा, बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल का उन्होंने जो है ध्यान नहीं रखा है। अरे और ये सवाल अपने साथ जो माफ करिएगा लोग हैं, माफ करिएगा कपीश जी थोड़ी जल्दी में इसका काउंटर ले लेना। चाहे हमारे दीपक सोनकर जी, ये सवाल मेरा आपसे था। दीपक सोनकर जी, ये सवाल मेरा आपसे था। कपीश भाई एक सेकंड सब आप दोनों लोगों ने जो सवाल उठाया था ले लेते हैं ना पहले। दीपक सोनकर जी। देखिए संजय जी, हमारे आदरणीय कपीश जी भाई साहब का कॉन्फिडेंस ठीक है, अच्छा है। राजनीतिक पार्टियां सबका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब चली चला की बेला है। चली चला की बेला तो 2017 से 2014 से लगातार दिख रहा है। और जिस प्रकार से राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का स्वभाव बढ़ रहा है, जनता का नेतृत्व बढ़ रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये आखिरी दौर नहीं है। ये आखिरी दौर इनके लिए हो सकता है। जब देखिए दिल्ली में जब सरकार आई तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, बंगाल में आज ममता बहन जी की पार्टी खत्म हो गई, और 27 में जब समाजवादी पार्टी का चली चला का बेला खत्म होगा तो 27 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस बात को कपीश जी भाई साहब भी समझ गए हैं, इसलिए चली चला की बेला का ठीक है। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी को जानते थे कि रिपोर्ट कार्ड देख के आप लोग मंत्रिमंडल में लोगों का प्रमोशन करते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि गुज्जर वोटों के ऊपर अगर अखिलेश यादव ने जोर लगा दिया तो आपने तोमर जी का प्रमोशन कर दिया। ऐसा है ना, यहाँ किसी की जाति के आधार पर प्रमोशन नहीं है, उनके काम के आधार पर भी है। हम ये कह रहे हैं हमने हर वर्ग को नेतृत्व दिया है, हमें पीडीए की कार्ड ढूंढने की आवश्यकता लेकिन बहुत देर लगा दी नेतृत्व देने में। तो ये कहा समाजवादी पार्टी तो पूछ रहे बहुत देर लगा दी आप लोगों ने नेतृत्व देने में। चुनाव से 6 महीने पहले भर्तियां होती, चुनावी भर्ती कहलाती है, घोषणाएं चुनावी घोषणाएं कहलाती हैं। नेतृत्व देंगे, पीडीए तो है ही नहीं ना प्रदेश के अंदर। ठीक दीपक जी 10 सेकंड में दे रहा हूं सर, अपना दे रहा हूं। दीपक जी 10 सेकंड देने का सवाल की बात अगर निकल के आई, दीपक जी कह रहा हूं, माफ करिएगा कंफ्यूजन हो जा रहा है। कपीश जी 10 सेकंड। उत्तर ये है कि बात है कि दीपक भाई की जो पार्टी है इसने अपनों को भी धोखा दिया। इनके साथ जो गठबंधन में जो दल आए थे, चाहे वो जमीन चौधरी का हो, चाहे अपना दल हो, और चाहे जो है वो हमारे जमूराबाद के जो जमूरे की जो पार्टी है वो हो, या निषाद पार्टी हो, किसी को इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया। और पूर्वांचल को भी इस 8 में जो है धोखा देने का काम किया है। 2 का जो प्रमोशन किया और 6 में सिर्फ एक व्यक्ति, वो भी बनारस से। आखिर गोरखपुर से क्यों नहीं? 24 में जहां आप लोगों ने मैदान मारा था उस इलाके में ये मजबूती है सर, उस इलाके में है। यानी अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तगड़ा गेम खेला है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि अब आपको बता दें कि इसके बाद आप समझिए बंगाल के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस तैयारी में जुट गई है कि 27 में यूपी में जो 24 वाला एक दौर छोड़ दिया जाए तो उसको भुलाकर उससे आगे बढ़कर 27 में दोबारा सत्ता में आने की तैयारी के तौर पर इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जा रहा, जो अखिलेश के पीडीए का कार्ड भी माना जा रहा। धन्यवाद आप सभी का।